और आज हमारी विशेष चर्चा का विषय भी यही रहेगा, फ्रीबी राजनीति, सत्ता का खेल या राज्य का नुकसान। दरअसल जो फ्रीबी राजनीति है उसको समझने की जरूरत है कि फ्रीबी राजनीति किस तरह से सत्ता का खेल है या फिर राज्य का नुकसान है। और जैसा कि शुरू में कहा कि मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, लेकिन इस मुफ्त के चंदन से राज्य की जनता को दरअसल कितना नुकसान होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। जयराम विप्लव बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयराम जी बहुत स्वागत है। कमरू चौधरी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चौधरी साहब बहुत स्वागत है आपका। और प्रफुल्ल केतकर एडिटर ऑर्गेनाइजर के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल जी बहुत स्वागत है आपका। अगर चौधरी साहब आपके साथ शुरुआत करना चाहें तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की जो एक तरह से कहा जाए उसको स्लिप ऑफ टंग कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, सच्चाई स्वीकारोक्ति उनसे निकली और उसके बाद ये सारा घमासान है। तो जब कम से कम एक आपके बड़े नेता ने इस बात को स्वीकार कर लिया है तो क्यों नहीं उस चीज को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं? उस पर इतना उठापटक क्यों? समझना होगा निखिल जी, कभी राजनीति में सरकार को चलाती है पार्टियां। अगर कांग्रेस की सरकार है कहीं पे तो कांग्रेस का अध्यक्ष का अधिकार है उसको सही रास्ता दिखाने का। अगर खड़गे जी ने कुछ बोला होगा तो सोच समझकर बोला ही होगा, लेकिन आंकड़े जो है वो आंकड़े कुछ और बयान कर रही। अगर अगर आप देखो इसका, अगर इकोनॉमिकल डाटा मैं बोलना चाहूंगा फिर, क्योंकि बहुत सारे बीजेपी के नेता ने आंकड़े का ब्यौरा देते हुए बोल रहे कि जो फाइनेंशियल कंडीशन है कर्नाटका या कांग्रेस रूल स्टेट्स का उसका बहुत बुरा हालत है। लेकिन आज आप डेब्ट टू जीडीपी जिसको बोल रहे हैं, कर्ज का और जीडीपी का रेशियो अगर पकड़े, अगर मैं हिंदुस्तान का पूरा पिक्चर ले लूं आज के डेट में 83% चला गया है। 83% माइंड कीजिएगा। वही जगह में हिमाचल का 42% खराब है, मैं मानता हूं। कर्नाटका का 23% है, तेलंगाना का 27% है। इसको अगर खराब स्थिति मानोगे तो फिर हिंदुस्तान का वित्तीय अवस्था और खराब से खराब, बदतर से बदतर हो चुका है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिन राज्यों की बात आपने कही, आप ये कह रहे हैं कि कर्नाटक का 42% और भारत सरकार का जो भारत का है वो 83%, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। ये आंकड़ा कहां से लाए हैं? ये आंकड़ा कहां से लाए हैं? आईएमएफ का डाटा, और जो आपने कहा ये डेटा, इसके बारे में तो खैर हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, वो इसकी तस्दीक करेंगे। लेकिन कम से कम फैक्ट आप चेक करिएगा। ये फैक्ट जो मेरे साथ दो और मेहमान हैं वो बताएंगे कि कितना सही है। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि जो आपने कहा कि वो भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कह दिया हो, लेकिन ये मैं फैक्ट के साथ आ रहा हूं, वो फैक्ट चेक करने के बाद ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। और जी परमेश्वर जो आपके गृह मंत्री भी हैं कर्नाटक के, अभी हमने थोड़ी देर पहले उनकी बाइट सुनाई, वो भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। इसीलिए स्वीकारोक्ति में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये डेटा तो आप लेकर आ रहे हैं। नहीं, कर्नाटका में अगर उसका जीडीपी है 3,33,000 करोड़ का और नेशनल इससे लगभग 50% ज्यादा है। आप ये समझ लीजिए कि कर्नाटका में रेवेन्यू सरप्लस बजट बीजेपी की सरकार ने पिछली बार दिया था, आप रेवेन्यू डेफिसिट हैं 12,000 करोड़ के घाटे में है। तो 12,000 कौन सा मायने रखता है? मोदी जी जैसे जुमलाबाजी करके नोटबंदी लाए थे। हम तो आपको सीधे सामने रख रहे हैं, सीधे डेटा रखा, वो रेवेन्यू सरप्लस थे, आप रेवेन्यू डेफिसिट में हो गए। आप ये बताओ मेरे को, नोटबंदी का टाइम में जो नोट बंद हुए थे और नया नोट छापने में 20,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने उड़ा दिए। अरे गूगल का पन्ना खोल लो, उसमें दो वर्ड शब्द डाल दो। ये किस तरह की बात कर रहे हैं कि इतने सारे रुपए उड़ा दिए? ये देखिए आप कहां की बात कहां लेकर जा रहे हैं। मैं तो सीधे कह रहा हूं कि रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट बना दिया, रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट बना दिया या नहीं? 12,000 करोड़ के घाटे में है, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट था। ठीक है, सीधे कंपैरिजन है, उसमें तो कहीं कुछ जाना भी नहीं है, आंकड़ा सामने आपके सामने है। जिस तरह से अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान का या राज्यों का 2,000-5,000 करोड़ अगर लोगों का कल्याण में खर्च हो जाते हैं, मैं बीजेपी के प्रवक्ता को इसमें जोड़ूंगा। वैसे मैं आपको बता दूं चौधरी साहब, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत, 11वें से 5वें नंबर पर गेन किया है। मैं चाहूंगा कि जयराम विप्लव इस बात को बताएं कि दरअसल अर्थव्यवस्था के मामले में किस तरह से ये जो जिन राज्यों का नाम इन्होंने गिनाया और जो बाकी राज्य हैं, कैसे आप इसको कंपेयर करेंगे और कैसे बताएंगे? क्योंकि ये जो सारे आंकड़े लेकर आए हैं, इसका जवाब आप देंगे। देखिए निखिल जी, एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, उक्ति है कि अपनी पहुंच विचार के कर्तव्य करिए दौर, तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर।
आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जो कुछ कहा, पक्ष और विपक्ष छोड़ दीजिए, अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को स्वयं में एहसास हो गया कि चुनाव में बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें करके, कुछ मुफ्त की और भत्ते देने वाली योजनाएं पेश करके, जब आपके पास संसाधन नहीं है, आपके पास कोई खाका नहीं है, आप कैसे पूरा करेंगे, इसको आप संभाल नहीं पा रहे हैं, तो स्थिति बनती है कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश जैसी, तेलंगाना जैसी। और पीछे 2 राज्य का उदाहरण जनता ने वहां जवाब भी दे दिया। वहां के नौजवान और किसानों ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इनको माकूल जवाब दिया। ये वहां घोषणा करके आए थे कि कर्जा माफ कर देंगे और युवाओं को भत्ता देंगे। इन्होंने 5 साल में ऐसा कुछ नहीं किया। आज हिमाचल के हालात ये हैं कि वहां पर सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देने के पैसे नहीं है, वहां पर टॉयलेट के ऊपर टैक्स लगाने की बात सरकार कर रही है, और जो हालात है वो सार्वजनिक है। आप इधर उधर की आंकड़ों में घुमाने का प्रयास मत करिए। और मेरा निवेदन है, कृपया करके ये आंकड़ों वाला ज्ञान जाकर के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनाइए। देश तो स्पष्ट चित्र देख रहा है कि एक तरफ कांग्रेस के शासन में वादे पूरे नहीं हो रहे हैं, सरकार का खजाना खाली हो रहा है, और न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताएं जो जनता तक पहुंचनी चाहिए वो भी कांग्रेस की सरकार पहुंचाने में विफल है। यही कारण है कि पिछले 25 वर्षों में एक भी कांग्रेस की सरकार वापस नहीं लौटी है, और केंद्र में भी लगातार तीसरी बार मोदी सरकार ने जनता का आशीर्वाद प्राप्त ठीक है। किया हम है। फ्रीबी योजनाओं की बात कर रहे हैं जयराम जी, इस पर प्रफुल्ल जी से जानना चाहेंगे। दरअसल मुझे लगता है कि कई बार डिबेट में प्रफुल्ल जी बात होते होते एक जगह से दूसरे जाते हुए थोड़ी सी डिविएट भी हो जाती है। शायद हम थोड़ा सा डिविएट इस पॉइंट को लेकर के हुए हैं कि बात फ्रीबी योजनाओं की हो रही है कि आखिर फ्रीबी की जो ये योजनाएं हैं, ये क्या आपको नहीं लगता है कि अब वक्त आ गया है कि कोई इसके ऊपर एक गाइडलाइन होनी चाहिए, कोई एक कानून होना चाहिए कि कौन सी योजनाएं फ्रीबी के तहत लाई जाएं, और उसको आप इस तरह से नहीं ला सकते, या अगर आप लेकर के आते हैं तो कम से कम कहां से उसका अर्थतंत्र कैसे विकसित करेंगे, कहां से उसके लिए फंड लाएंगे, इन चीजों को जनता को भी जानना होगा। क्योंकि एक बार इस तरह की योजनाएं आती फिर बाद में पता चलता है कि जनता इस मामले में बेवकूफ बन गई है। निखिल जी, ऐसा है कि ये कोई पहली बार तो चर्चा हो नहीं रही है। लोकसभा चुनाव से पहले भी कोर्ट में भी, इलेक्शन कमीशन के सामने भी कौन सी गारंटी जी किए जाते हैं, उसका एक रियलिस्टिक इसका सबकी तरफ से हो रहा था। मुझे बहुत खुशी है कि कल मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने सिद्धारामैया जी की उपस्थिति में ये कहा। ये मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल मैसेज भी है, क्योंकि वहां के कर्नाटक का इंटरनल कांग्रेस का इक्वेशन भी होगा, शायद इसलिए कहा होगा। लेकिन ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्हीं गारंटियों का आश्वासन दो जिनको पूरा कर सकते हो। ये पॉलिटिकली बहुत वाइज है, इकोनॉमिकली भी वाइज है। वाइज इकोनॉमिक्स और गुड इकोनॉमिक्स इज गुड पॉलिटिक्स, ये हमको समझना चाहिए। क्योंकि जब हम एक प्रोबेबिलिटी रखते, जैसे हिमाचल में एक वादा किया कांग्रेस ने कि हम जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल लेबरर्स है, कॉन्ट्रैक्चुअल काम करने वाले गवर्नमेंट में है, उन सबको रेगुलराइज करेंगे। और छोटा मोटा नहीं था, प्रियंका गांधी ने अपनी हर सभा में इसको किया था। हुआ क्या वास्तविक रूप में, जो कॉन्ट्रैक्ट पर थे उनको कॉन्ट्रैक्ट पर से भी निकाल दिया गया। फिर ये जो कर्नाटक का था, सारी महिलाओं को फ्री ट्रैवल का आश्वासन दिया, लागू करने का प्रयास भी हुआ, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन अब स्थिति क्या आ गई है कि स्टेट ट्रांसपोर्ट ही घाटे में आ गया कि हम बसें ही नहीं चला पाएंगे अगले महीने से। तो ये स्थिति आ जाना किसी भी राज्य के लिए ठीक नहीं है, ये पार्टी का विषय नहीं है। और जहां तक कांग्रेस के प्रवक्ता बात कर रहे थे 83%, 43%, भाई साहब आप थोड़ा सा इकोनॉमिक्स को समझिए। जब आप देश के किसी भी, आप एक तो पहले तो आप जीडीपी के प्रोपोर्शन में परसेंटेज बोल रहे हैं, तो उसको तो आईएमएफ ने कहा है कि भारत ने अपने डेफिसिट को बहुत अच्छे से मैनेज किया। जहां तक 83% की बात है, तो ये तो किसी भी देश के बारे में बहुत नॉर्मल है, क्योंकि
उसके तुलना में हम अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी तो देखें। आप यदि एक देश के 83% डेट की एक स्टेट के डेट से यदि तुलना करेंगे तो ये कैसे चलेगा? क्योंकि इसमें तो स्टेट का बहुत सारा हिस्सा जो है, चाहे वो जीएसटी से मिलने वाला हो, चाहे वो केंद्र से भी आता है। तो ऐसे में आप इस तरह का आर्गुमेंट नहीं दे सकते। आपको पूछा गया है कि क्या गारंटीज के बारे में ये ट्रांसपेरेंसी और प्रोबिटी होनी चाहिए कि जो लागू करने की संभावना है उन्हीं पर लागू करे। ठीक है। और यहां जहां तक ट्रैक रिकॉर्ड की बात है, तो ट्रैक रिकॉर्ड पर बात कीजिए, और आपको राजनीतिक पॉइंट्स भी स्कोर करने हैं तो कीजिए, लेकिन केंद्र की और राज्य की तुलना करके आप दो राज्यों की कीजिए, बीजेपी शासित है तो भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन केंद्र और राज्य की आप तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ऑयल रिजर्व, इसका बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है। अभी तो गोल्ड ट्रांसफर हुआ, तो ये सारे फैक्टर उसमें होते हैं, इसलिए आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। आज यूएसए का कितना है आपको पता है? टोटल जीडीपी का डेट रेशियो कितना है यूएसए का? 136% है। लाइव दिखा सकता हूं अभी आपको। ठीक है। तो ठीक है। आप गलत चीजों को, आप एप्पल और ऑरेंजेस को नहीं कंपेयर कर सकते। तो कामरू यहाँ साहब, एप्पल और ये ऑरेंजेस का गलती बात ही नहीं हो कीजिए। रहा है निखिल जी। मैं दो शब्द बोल दूं यहाँ नहीं पे। नहीं कमरू साहब, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, और दरअसल मैं इस निवेदन के साथ आना चाह रहा हूं कि ठीक है, पॉलिटिकल पॉइंट्स आप सब लोग स्कोर करेंगे ही, जैसा कि प्रफुल्ल केतकर जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि पॉलिटिकल पॉइंट्स आप स्कोर करें, पॉलिटिकल पार्टी के साथ में आए, आप हैं, जयराम विप्लव जी हैं, आप लोग करें। लेकिन अगर थोड़ी अच्छी सी डिबेट करें और इसमें यह समझने की कोशिश करें कि जो अभी कहा कि बेस्ट इकोनॉमिक्स इज बेस्ट पॉलिटिक्स, तो जब एक बार खड़गे साहब ने ये कदम उठा लिया है तो क्यों नहीं उसी बात को आगे फॉलो किया जाए, उसको कहें कि हाँ जी ठीक है, कोई बात नहीं है, अब कम से कम आगे से हम भी करेंगे और बाकियों को भी कहेंगे, यानी कि कम से कम जो आपके विपक्षी हैं आप उनके ऊपर भी ये दबाव बना सकते हैं। निखिल जी मैं बोलूं अभी जी देखिए, मैं यहाँ पे डिबेट में आया हूँ कोई इको चैम्बर में बैठने के लिए, माफ कीजिए मैं नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे सच को सच के तरह बोलने के लिए आया हूँ, कड़वा लगे किसी को तो लगे। हाँ। मैं उसके लिए नहीं आया हूँ, एपोलोजेटिक नहीं हूँ यहाँ पे। नहीं, नहीं, मेरा ठीक एक है, सीधा लेकिन सा बस बात ये है, उम्मीद एक करेंगे सीधा कि सा डेटा सही सवाल है। रखिएगा। जी। अगर आप देश का अर्थव्यवस्था का बारे में चिंता नहीं करोगे, अगर देश कर्जा में डूब रहा है तो इसका बारे में हम नहीं बात करेंगे। अगर आप उदाहरण दोगे कि राज्य का जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत बुरा से बदतर होते जा रहा है ये फ्रीबी का वजह से, तो मैं ये पूछता हूं कि आज आप जिस तरह से इकोनॉमी ऑफ द रूरल मिडिल क्लास या तो फिर जो गरीब, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, ये फ्रीबीज का वजह से क्या उनका इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हुआ है कि नहीं? हाँ हुआ है। अगर उसी का कंपैरिजन मैं कर दूं, मोदी जी का जो पेट स्कीम लाए है, पीएलआई स्कीम जो है वो लाए हैं, उसमें कितना रुपया बजट किया है मोदी जी ने? 2 लाख करोड़ का। इसीलिए मैं बोलता हूं मोदी का गारंटी उद्योगपतियों का गारंटी है और कांग्रेस का गारंटी गरीबों का गारंटी है। वरना जो है कि गरीबों के लिए कुछ भी करो तो ये जो जितना इकोसिस्टम है बीजेपी के, ये तिल मिला जाते हैं और कांग्रेस पे अटैक करना चालू करते हैं। ले लेते हैं, आपकी बात का जवाब लेते हैं। जयराम विप्लव जी ये कह रहे हैं कि हम गरीबों के लिए करते हैं और आप लोग जो उद्योगपतियों के लिए कर रहे हैं। देखिए एक लाइन स्पष्ट है, ये इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ही बयान से प्रमाणित होता है कि उतने ही वादे करने चाहिए जिसको आप पूरा कर सके। गारंटी राहुल गांधी भी देते हैं, गारंटी केजरीवाल भी देते हैं और गारंटी मोदी जी भी देते हैं। लेकिन जनता ने मोदी जी की गारंटी पर मुहर लगातार लगाई है, क्योंकि मोदी की गारंटी जमीन पर उतरती है। अगर मोदी जी कहते हैं 5 लाख तक का मुफ्त इलाज सभी बुजुर्गों को मिलेगा, तो चुनावी वादे को आज उन्होंने दीपावली की पूर्व संध्या पर पूरा करके दिखाया, लेकिन ये कर नहीं पाते। सवाल झूठे वादे करने के ऊपर है और वो सवाल भी इनकी पार्टी के भीतर से उठ रहा है। और अर्थ से बड़ा राजनीति क्या होता है? अभी देखिए इस आर्थिक सवाल के ऊपर सबसे बड़ा राजनीतिक नेतार छुपा हुआ है कि राहुल गांधी की गारंटी पर हमला बोला है खड़गे साहब ने। राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया है, जो बार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपमानित किया जाता है उसका बदला वो ले रहे हैं और आईना दिखा रहे हैं कि राहुल बाबा उतनी ही वादे करो जिसको आप पूरा कर सको। ये राहुल गांधी के वादे हैं, ये गारंटी सिद्धारमैया के नहीं थे, न कमरू चौधरी के थे।
गारंटी तो राहुल गांधी के चलिए थे, आपका और राहुल पॉइंट गांधी की आपका गारंटी पॉइंट को मैं प्रफुल्ल केतकर जी से खड़गे समझना साहब चाहूंगा। ने चैलेंज किया है। ठीक है प्रफुल्ल केतकर जी, समय चूंकि बहुत कम रह गया है, एक तो ये आपने देखा कि जयराम विप्लव जी एक नया पॉइंट लेकर आए हैं कि ये दरअसल कहीं ना कहीं राहुल गांधी की का जो नैरेटिव रहता है चुनाव में, उसके ऊपर ये एक तरह से प्रहार था। दूसरी चीज, आपको लगता है कि वक्त आ गया है कि एक नई तरह की पॉलिटिक्स, इकोनॉमी वाली पॉलिटिक्स, बेहतर इकोनॉमी वाली पॉलिटिक्स का वक्त है? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि मैंने कहा ना कि पॉलिटिकल पॉइंट्स रहेंगे। मान लो ये कहेंगे उद्योगपतियों के लिए, हमारी तो सामान्य इसके लिए, फिर बीजेपी कहेगी नहीं नहीं हमने इतने लोगों को फ्री में राशन दिया, तो ये तो राजनीतिक उत्तर रहेंगे। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल प्रोबिटी, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, हम अपनी योजनाएं, अपना मैनिफेस्टो, अपनी गारंटी, अपना संकल्प पत्र, जो भी आप उसको कह रहे हो, वो बनाते हुए क्या उसके पीछे कोई लॉजिक है क्या, कोई डेटा सपोर्ट करने वाला है क्या, उस स्टेट की आज की स्थिति क्या है, जनसंख्यात्मक स्थिति क्या है, रिसोर्सेज की स्थिति क्या है, उसमें वित्तीय रिसोर्सेज क्या है, और एक्चुअल जिसको हम कह सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, फ्यूचर लायबिलिटीज। ऐसा नहीं कि लोन लेकर उसमें से चीजें खड़ी नहीं होगी, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल लोन्स लेकर उसमें से बहुत सारा मनी जनरेट भी किया जाता है, और ये बहुत सारी इकोनॉमियों ने किया है जी। लेकिन उसके पीछे भी क्या कोई ठोस लॉजिक है क्या? जब आप इन भाषा की बात करते हो, और कामरू जी ने अभी तक इसका जवाब नहीं दिया कि क्या यह सच्चाई नहीं है कि हिमाचल में और कर्नाटक में जो वादे किए थे उनको वापस लेना पड़ा है। ये मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा खराब है कि आप जिनको, जैसे आपने कहा 15,000 प्रति एकड़ हर किसान को देंगे, ये कर्नाटक में वादा किया था, उसको लागू नहीं कर पाए। आपने कहा था कि भाई आप कास्ट सेंसस लागू करेंगे, तो 2011 का भी अभी कर्नाटक में लागू नहीं कर पाए। आपके प्रियंका गांधी ने बार बार हर सभा में कहा कि हर कॉन्ट्रैक्ट लेबर को रेगुलराइज करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट पर थे उस पर से भी निकाल जी। दिया। दरअसल तो खड़गे साहब ने भी बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। आप ये कंपैरिजन, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप स्टेट्स की कीजिए, आप सेंटर की कंपैरिजन करके आपको पॉलिटिकली भी फायदा नहीं होगा, इकोनॉमिकली तो हो ही नहीं रहा। जी बिल्कुल। और ये खड़गे साहब ने कहीं ना कहीं जो बात कही है, मैं ये कह रहा हूं कि उसको भी आत्मसात करने की जरूरत है कि जो पूरा कर सके, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि जो पूरा कर सके वही वादे करें, और ये देखें कि इकोनॉमिकली क्या फीजिबल है, क्या वायबल है। आज चर्चा में बस इतना ही रहेगा, वक्त हमारे पास इतना ही। जयराम विप्लव जी आपका, कमरू चौधरी जी आपका, और प्रफुल्ल केतकर जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब इसके बाद